कानून लागू कर दिया गया है और ये नागरिकता अधिनियम है जिसके तहत 3 देशों के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इसको लेकर आज लोकवाणी आपके सामने लेकर आया है। इस कानून को लेकर पूरे देश में बवाल सा मचा हुआ है। लोगों में कुछ भ्रांतियाँ चल रही है तो कहीं कुछ लोग इसे गलत मान रहे हैं। तो इसी को लेकर आज भीलवाड़ा के पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों के लोग हमारे सामने मौजूद हैं जो इस बारे में क्या सोचते हैं। तो कांग्रेस से हमारे साथ हैं मोहम्मद रफीक शेख जो कि महामंत्री हैं, साथ ही उनके साथ चंद्र प्रकाश जी हैं जो कांग्रेस नेता भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं। साथ ही इधर भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ है पूर्व भाजपा प्रवक्ता विजय पोखरना जी, इनके साथ है राजेंद्र शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक उभरते हुए नेता हैं। आइए हम जानते हैं इनसे कि क्या ये सही है या गलत है। तो मैं शुरुआत करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता विजय पोखरना जी से कि सीए क्या है, इस बारे में हमें थोड़ा विस्तृत बताएं। नागरिकता अधिनियम ये सीए है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो शरणार्थी बंधु हैं उसमें हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, फारसी, ये लोग जो वहाँ धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए जाते हैं उनको शरण देने के लिए, उनको एक स्थान प्रदान करने के लिए ये नागरिकता कानून बना है। और इस नागरिकता कानून के आधार पर वह भारत में अपना जो शरण लिए हुए हैं अपनी नागरिकता यहाँ बहाल करा सकते हैं। पोखरना जी, आपने कहा कि ये धर्म के आधार पर जो शरण ले रखे हैं उनके लिए ये कानून है। हाँ, तो कहीं ना कहीं इसमें जो 3 देश सम्मिलित है, पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ और पश्चिमी बंगाल हुआ, इन 3 देशों के प्रवासी लोगों को भारतीय नागरिकता देने की इसमें धाराएं जोड़ी गई है, इसमें नियम लागू किया गया है। तो क्या अन्य जातियां जो 6 जातियां इसमें सम्मिलित की गई है उसके अलावा एक जाति ऐसी है जो इन क्षेत्रों में बाहुल्य है, ज्यादा संख्या में है, उसके बावजूद उससे नजरअंदाज किया गया है? ये जाति नहीं, धर्म के आधार पर नागरिकता है, जाति के आधार पर नहीं है। ये जो 6 धर्म इसमें सम्मिलित हैं, ये 6 धर्म इन तीनों देशों में अल्पसंख्यक है। तीनों ही राष्ट्र अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किए हुए हैं। एक भारत के अंदर चूंकि वो मुस्लिम राष्ट्र होने की वजह से धर्म और उस आधार पर वहां जो इनकी प्रताड़ना की जाती है उन लोगों को, उन धर्मों के लोगों को यहाँ नागरिकता प्रदान की जा रही है। नागरिकता के कानून पहले भी बने हुए हैं, पहले से बना हुआ था, लेकिन उनमें इतनी विसंगति और इतनी नियम के अंदर होलचोल थे कि जो शरणार्थी आज 70 साल से आए हुए हैं, देश का बंटवारा होने के बाद जिन्होंने पाकिस्तान से हिंदुस्तान को स्वीकार किया था, किंतु वो आज तक अपनी नागरिकता नहीं ले पा रहे थे। इसलिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2000 तक जो आए हैं उन लोगों को इस देश में नागरिकता मिल सके, इसके लिए ये सीएए कानून का लोकसभा और राज्यसभा से पास करा के उसको कानून स्वरूप प्रदान किया है। सतराम जी, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सीएए कानून क्या है, आप इसे किस रूप में देखते हैं? हम इस रूप में देखे जाए कि साहब ये कानून तो इन्होंने 4 साल पहले ही लोकसभा विधानसभा के अंदर पेश कर दिया, लेकिन अभी ये लोकसभा के चुनाव के टाइम पर अभी क्या जरूरत पड़ी जो एकाएक इन्होंने इस कानून को लागू किया है। ये भेदभावपूर्ण है। मुस्लिम लोग भी वहां से, पाकिस्तान से हो चाहे बांग्लादेश से हो या अफगानिस्तान से हो, वो भी किसी ना किसी कारण प्रभावित होकर ही हिंदुस्तान के अंदर आए होंगे। उनको नागरिकता नहीं देके केवल फारसी, बौद्ध, जैन धर्म, हिंदू को देना, ये एक भारत सरकार की मानसिकता दर्शाती है कि ये भेदभावपूर्ण करते हैं। इनका भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए 1950 के संविधान के ऊपर भरोसा उठ चुका है, ना ये अनुसूचित जाति के ऊपर विश्वास करते हैं। ये चाहते हैं कि बस हम स्वर्ण जाति के कब्जे में ही ये हिंदुस्तान रहे
और ये अल्पसंख्यक यहाँ से खत्म हो, अनुसूचित जातियां खत्म हो, इस तरह से देखा जाए ये 4 साल के बाद ये जो लागू कर रहे हैं कानून, ये गलत है, ये भेदभावपूर्ण है। क्यों नहीं मुस्लिम लोगों को भी इसी के तहत कानून के दायरे में लिया गया? वो भी किसी न किसी कारण से तो आए होंगे, मजबूरन आए होंगे वो। सद्दाम जी, आपका कहना है कि मुस्लिम समुदाय को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, रफीक जी। लेकिन जहाँ तक माना जाता है, पाकिस्तान की जहाँ तक आप बात करते हैं वो इस्लामिक देश है, अपने आप को इस्लामिक देश मानता है, तो वहाँ से जो लोग आते हैं तो वो इस्लाम के ये हैं, तो वो इस्लाम में सम्मिलित होंगे या हिंदुस्तान में सम्मिलित होंगे? उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी? वो इस्लामी देश घोषित नहीं है ना, बांग्लादेश में इस्लामी देश घोषित है, इस्लामी देश है सऊदी अरब वगैरह इधर है। क्या वहाँ बन सकता है क्या प्रधानमंत्री कोई अन्य मुस्लिम के अलावा कोई बन सकता है क्या? वो इस्लामिक राष्ट्र है, तीनों इस्लामिक राष्ट्र है, तीनों इस्लामिक राष्ट्र है। ये कंफ्यूजन विपक्ष जो है वो आम जन में यही भ्रम फैला करके इस कानून के प्रति एक वर्ग विशेष को, कांग्रेस और विपक्षी दल, वो इसीलिए डराना चाह रहे हैं क्योंकि उनका जो वोट बैंक है, इसके पीछे वो जो छुपा हुआ उनका जो मोटो है, वो मोटो है अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखना। किसी न किसी चीज पर जो है डर बिठाया जाए और डर बिठा करके वो ये चीज करी जाए। आप ही अपने वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। पकड़ना जैसा है कि आपको भी बराबर मौका मिलेगा। नहीं, मैं तो करेक्शन कर रहा था, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ। वो इस्लामिक राष्ट्र हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तीनों इस्लामिक राष्ट्र हैं। आप ये कहेंगे कि वो इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, तो वो इस्लामिक राष्ट्र है। और धर्म के आधार पर जिनको प्रताड़ना दी जा रही है, जिनको धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक जो यहाँ हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र घोषित है ही नहीं है। वो पाकिस्तान और आप इसकी फंडामेंटल आप वहाँ के वो तो पढ़ो संविधान को, उन्होंने इस्लाम, क्या वहाँ का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कोई अन्य धर्म का बन सकता है क्या? वहाँ उसके लिए मुस्लिम होना आवश्यक है, वहाँ मुस्लिम होना आवश्यक है। पकड़ना जी, मेरा आपसे सीधा सीधा सवाल है कि जैसे टीवी डिबेटों में बराबर ये चल रहा है कि भारतवंशीय लोगों को इस CAA अधिनियम के तहत नागरिकता दी जा रही है, जिसके अंदर 6 जातियां सम्मिलित है। क्या ब्रह्मा भारत का टुकड़ा नहीं है? श्रीलंका भारत का हिस्सा नहीं है? क्या ये भारत के पड़ोसी देश नहीं है? तिब्बत नहीं है, भूटान नहीं है? क्या इनको नजरअंदाज क्यों किया गया? बर्मा, श्रीलंका की जहां तक बात है एंकर जी, मैं आपको ये बता दूं कि वहां किसी धर्म विशेष का राष्ट्र घोषित नहीं है। वहां धर्म के आधार पे जिनको प्रताड़ना दी जा रही है, यो कोई शरण लेता है, वो तो किसी भी देश में अपनी एक एप्लीकेशन दी जाती है कि मैं राजनीतिक कारण से वहां प्रताड़ित हूं या और कोई है, उसके लिए अलग नियम कानून बने हुए हैं। ये धर्म के आधार पर जिन इन 3 राष्ट्रों के अंदर जो भारत के अभिन्न टुकड़े थे, पाकिस्तान भारत का ही टुकड़ा था, अफगानिस्तान तक हमारी सीमाएं थी और बांग्लादेश भी हमारा ही हिस्सा था, लेकिन वहां जो है उन्होंने धर्म के आधार पर अपने आप को, रिलीजन के आधार पर अपने आप को अलग किया और उन्होंने वो चीज को स्वीकार किया कि हम धर्म के अनुसार रहेंगे। भारत ने वो स्वीकार नहीं किया था, लेकिन किंतु वहां हिंदू, जैन, बौद्ध, फारसी ये सारे लोग आप देश जब आजाद हुआ 47 के समय, पाकिस्तान में जो हिंदू आबादी थी और आज क्या आबादी है, वो आप अंतर देख लीजिए। आखिर वहां प्रताड़ना हुई तभी तो उन्होंने आकर के यहाँ शरण ली है, और ये कानून शरणार्थियों को शरण देने के लिए है जो धर्म के आधार पर वहां प्रताड़ित है। चंद्र प्रकाश जी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या ये सामाजिक ध्रुवीकरण का कानून तो नहीं है? क्या मानते हैं? ध्रुवीकरण का कानून तो है, लेकिन इसके अलावा केवल वोट लेने का कारण। ध्रुवीकरण तो जब से सरकार बनी तब से करती आ रही है, 2013 से लेके 14 से लेके कहीं से भी देखिए। लेकिन क्या है, जब 2019 में आपके राज्यसभा लोकसभा में पारित हो चुका संविधान, फिर आपने 8 बार उसको रोका क्यों? 8 बार लागू करने का प्रक्रिया की आपने रोक दी। अब आज आपको लाके कर रहे हो कि जब आपके आचार संहिता लगने वाली 5 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी, आप अचानक आप CAA लागू करते हो।
केवल इसलिए एसबीआई से जो मामला चल रहा था उसको दबाने के लिए सीए लागू किया गया। और सीए का पूरा नाम अमेंडमेंट है, नागरिकता संशोधन बिल है ये, जो कोई एक नया कानून लेके नहीं आए। और ये 1950 में बना हुआ है। ये तो कह रहा था नागरिकता के कानून बने हुए हैं, इसमें नागरिकता का कानून बना हुआ है। आज मैं वही निवेदन कर रहा हूं की क्यों जरूरत पड़ी कि 70 साल से अब तक लोगों को जो शरणार्थियां बसे हुए हैं उनको अब तक नागरिकता नहीं मिली है। इसलिए तो केंद्र ने ये पहल करी है कि हम उन सभी लोगों को नागरिकता प्रदान करेंगे, उनको वो सब सुविधाएं प्रदान की जाएगी। बिल्कुल की है। 2003 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने भी इसमें संशोधन किया 2003 में, और एक नया शब्द जोड़ा गया था उसमें, अवैधानिक अप्रवासी जोड़े गए थे। तो क्या 2003 से लेकर जो अटल जी की सरकार रही थी, क्या उसमें नहीं जोड़े उन लोगों ने? जोड़ने चाहिए थे ना। 70 साल का क्या मतलब हुआ? 70 साल में क्या इसकी सरकारी चल रही, क्या कांग्रेस की या यूपीए की सरकारी चल रही? बीच में एक आपने नहीं जोड़ा, आपने उसको केवल पेंडिंग रखा। आपने चुनावी माहौल लेते हैं, असम में चुनाव था, आपने इसको सीए को लाए, आपने यूपी का चुनाव देखे, आप चुनाव के समय सीए लाते हैं। ऐसा कोई भी कानून बनता है उसके नियम और प्रावधान बनाए जाते हैं। कोई भी कानून बनता है उसके नियम, माननीय सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी सारे लोग पहुंचे थे, अपनी याचिकाएं लगाई थी, तब केंद्र की तरफ से अपने जवाब में ये कहा गया था कि इसके नियम बन रहे हैं। जब तक कोई भी कानून बनता है, संविधान वो लोकसभा राज्यसभा में पास होते हैं, उस पास होने के बाद उनके नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं। वो नियम कायदे बनने के अंदर एक समय और टाइम फ्रेम होता है, उसमें कई ऑब्जेक्शन और कई चीजें होती है। सरकार हर चारों दिशाओं की तरफ देख करके और फिर ये नियम की कोई चीज को आप कर रहे हैं और उसमें फिर वही ऐसी परेशानी रह जाए कि वो नागरिकता न मिले, तो ये चीज कांग्रेस की रही होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार लोकसभा में होने से पहले कानून बनते हैं, बाद में नहीं होते। पहले तैयारी करके आना चाहिए लोकसभा में। एक मिनट, मुखर्जी जी ने भी कहा और आपने भी कहा है कि 1950 के समय से कानून चल रहा है। 1955 में इस कानून में एक परिवर्तन किया गया था। उस समय जब लागू किया गया था, उस समय ये था कि अप्रवासी भारतीयों को और गैर तरीके से या जिनके पास बिना दस्तावेज, बिना वीजा भारत के अंदर प्रवेश किए हुए हैं, उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। ये पहले का नियम था। उसके बाद इसमें परिवर्तन हुआ, 2019 में परिवर्तन हुआ और 11 दिसंबर 2024 को इसको लागू कर दिया गया। आप कह रहे हैं कि ये राजनीतिक फायदा लेने के लिए है और ये कह रहे हैं कि केवल उन लोगों को नागरिकता देने के लिए है। तो दोनों तरफ से एक ही बात समझ में आती है कि आप को क्या नुकसान है अगर ये कानून लागू होता है, तो आपको क्या नुकसान है जिसकी वजह से आपका इसका विरोध कर रहे हैं? नुकसान ये है कि कानून लागू होता ही नहीं। मोदी सरकार केवल चुनावों के समय या किसी विशेष परिस्थिति में इस तरह के कानून लियाती है, उसका कोई लेना देना नहीं होता है। अभी थोड़े दिनों पहले दोनों से पोर्टल जारी होगी, राज्य फॉर्म राज्य एक नियम सारे जारी हो चुके हैं। एक सारे नियम आप या तो पूरी जानकारी क्यों दे रहे हैं? ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ, विपक्ष हमेशा बरगला ये कहान है। विपक्ष के साथ सबसे बड़ी जो चोट है वो चोट ये है कि हमारा वोट बैंक, हम हमारे वोट बैंक में किस तरीके से दहशत फैला के रखें और वो वोट बैंक हमारे से निश्चित रहा है। आप ही अपने वोट बैंक, और इसीलिए ये चीज हो रही है, जबकि इसके पूरे नियम और ये सारी चीज और पोर्टल पे जो उसका फॉर्मेट है कि किस तरीके से उसके अंदर आवेदन किया जाए, वो सारी चीज पोर्टल पे आ चुकी है, फॉर्मेट आया हुआ है, पोर्टल पे आ चुका है। नहीं पकड़ना था, ये इसका मतलब उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया नहीं गया है। आप आज ये बताइए, बात पूरी हो जाए तो फिर मैं तो ये मेरा ये है ना कि जानकारी तो आप पुख्ता रखो ना, जानकारी आप और हम बहस के लिए हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि नागरिकता कानून कोई नया नहीं बना। जैसा कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वर्ष 19 आजादी के बाद उस समय ये कहा था, गांधी जी के दर्शन में साफ लिखा हुआ था कि जो भी अन्य धर्मों के लोग जो उस देशों में यदि कभी प्रताड़ना होती है या कोई चीज ऐसा होता है, उनके साथ मौलिक उनके अधिकार छीने जाते हैं,
वो कभी भी भारत आते हैं तो हमें उनको यहाँ शरण देकर के उनको नागरिकता देनी चाहिए। ये खुद कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उस समय रहा था, लेकिन अब वो पीछे क्यों हट रही है? अब वो नागरिकता बना हुआ है और नागरिकता का जो विषय है, नागरिकता जो विषय है वो केंद्र का विषय होता है। नागरिकता का विषय जो है, जो देश के संविधान में 3 सूची है, 3 सूची में अलग अलग बाइफिकेशन है। केंद्र के क्या अधिकार हैं, केंद्र और राज्य के क्या अधिकार हैं, और राज्य के पास क्या अधिकार है। उन सारी चीजों में नागरिकता जो विषय है वो केंद्र के हिस्से में है। कारण कि देश भर में किसी भी राज्य में यदि कोई बाहर का शरणार्थी आया हुआ है तो उसे नागरिकता देने का काम वो केंद्र की सरकार कर सकती है, इसलिए केंद्र ने ये कानून बनाया है। कानून 1950 से बना हुआ है। केंद्र की सरकार उस समय कांग्रेस की थी, उनको पता था नागरिकता। अरे उन्होंने भी काफी टाइम तक अमेंडमेंट किए, उन्होंने काफी भी अमेंडमेंट उन्होंने भी किए। आप या तो अपनी बात कहते आप अपने समय लें या हमारे अमेंडमेंट तो उन्होंने भी किए हैं। आप बात करने का मौका नहीं दोगे तो आप गलत बात है। अरे तो आप तथ्य के साथ तो बात रखेंगे, कोई तथ्य के साथ तो बात रखेंगे। अरे ये तथ्य के साथ तो रखोगे, तथ्य के साथ रखेंगे, आप सुनोगे तब ना। तथ्य के साथ कोई विषय है ही नहीं। बोलो, जोर से बोलो, झूठ बोलो वाली ये तो चीज है ही नहीं। आपके पास विषय नहीं है, आपके पास तथ्य नहीं है, पार्टी का विरोध करना है और विरोध करके अपने वोट बैंक को अपने उसमें कानून का विरोध हो रहा है पूरा। एक मिनट, आप मौका दे, नहीं तो बात करने का मौका। पश्चिमी बंगाल, एक मिनट, आप इनको कहिए कि आप ये सुने। नहीं, मैं 1 मिनट बता दूं मैं आपको। मुखर्जी जी, जिस प्रकार आपको मौका मिल रहा है उसी प्रकार नहीं मैं मौका लेकिन बिना तथ्य के कोई विषय, अगर आप ही बोलोगे हमारी जरूरत बिना तथ्य के आप अगर आप ही बोलोगे हमारी कोई रखा जाएगा। आप कोई कंटेंट ऐसा तो रखें। मुझे पूरे इस कानून में वो लाइन बताएं, या तो आप वो बताएं कि ये लाइन है, ये लाइन जो है ये पूरा का पूरा वो कर रही है। कानून के अंदर की लाइनें, कानून के अंदर की लाइनें नहीं, कानून का समय और कानून का सिस्टम जो कानून केवल कानून का ही नियम जो जारी हुए हैं और सारी जो चीज है उसमें कहीं एक लाइन तो बताएं। आप अपनी जगह आकर के ये आप अपना बोलना बंद करोगे तो दूसरा बोलेगा ना। आप अपनी बात ही नहीं। आपने हमेशा मोदी सरकार का एक नियम है, जब भी कोई उनके ऊपर आफत आती है वो एक नई चीज आती है। लोकसभा के और राज्यसभा के दोनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए थे और वहां बुला के क्या किया, महिला विधेयक पारित किया। उसका कोई लेना नहीं, उसका नहीं, आप सुनिए ना, आपकी आदत है हमेशा कोई भी प्रॉब्लम आती है आप लिया। तो अभी एसबीआई का मौका आ रहा था, एसबीआई लताड़ कोर्ट लगा था, उससे छुपना था, आपको अपने नहीं लोगों की धारणा डाइवर्ट करने के लिए आपने लगाया गया उधर चुप जाए। विषय पर जानकारी नहीं है। इसे जानकारी क्यों नहीं है? मुझे जानकारी, आपने 2003 में संशोधन किए, कुछ नहीं हुआ। आपने 2016 में आप लाए, आसाम के चक्कर में लाए। आप आसाम के चक्कर में लाए, आसाम में किया आपने समझौता, आसाम के लिए लाए, आसाम वालों ने विरोध किया, आपने रोक दिया। फिर 2019 में लाए, आपका खुद का घोषणा पत्र बोलता है, आपका खुद का नियम बोलता है। फिर आप 2019 में लाए, आपने दिन रात लग के इसको पास कराया, लेकिन लागू नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि 2019 का चुनाव निपट चुका था। अब आपको 2024 का इंतजार था। जब तक 2024 नहीं आएगा आप नहीं करेंगे। अब आपको 2024 आया, उधर आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड में फंस रहे हो, एसबीआई को प्रताड़ना मिल रही है, चारों तरफ से परेशानी हो रही है। मोदी जी को जीत का 200-400 कहने से काम नहीं चलता है। यहाँ हालत पब्लिक की खराब हो रही है। मोदी जी पूरे देश में भागे भागे फिर रहे हैं, तो उनको क्या लगा रातों रात सीए का लागू करा दिया। कौन सी जरूरत पड़ गई थी सीए? अभी कौन सा आपके पास तो 5 दिन ही नहीं, कौन सा लागू कर दोगे आप चुनाव की बात कर सकते थे ना। अगर आपको इतना विश्वास है 400 सीट आने का है, तो फिर आपको इतनी क्या जल्दबाजी लग रही है? ये जल्दबाजी इसलिए है कि आप कुछ नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो तो लोगों को डरावें। आपका अब तक का नियम रहा है, आप मुसलमानों से मुसलमानों का डर बता के आप जीतते आए, एक ध्रुवीकरण करने का, बाकी कुछ नहीं। बाकी भारत को शरणागत रक्षक रहा है हमेशा। भारत ने कहा है शरणागत की रक्षा। शरणागत में कौन आता है? आप रामचंद्र जी के जमाने में विभीषण आया, हमने शरण दी।
उनकी बात करते हैं। भारत कभी शरणागत की रही नहीं, विरोध में रही नहीं। किसी शरणागत में कोई भेदभाव नहीं करता है कि वो रावण का भाई आया है या किसी का आया है। शरणागत को आपने हमेशा रक्षा। अब ऐसे शरणागत में आप नए नियम लगा रहे, इसको देना, उसको नहीं देना, इसको देना, ये तो गलत ही रहेगा ना साहब। जो प्रताड़ित हो उसको शरणागत, विभीषण वहां प्रताड़ित था, इसलिए उसको शरण दी हमने। तो आप घुसपैठिए और शरणार्थियों में अंतर है श्रीमान, वो पहले आप अंतर को क्लियर करें। एक मिनट, सीए को लेकर हमारी इसी प्रकार ये बहस जारी रहेगी, लेकिन कुछ देर के लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक। CAA कानून को लेकर पक्ष और विपक्ष की जंग लोकवाणी पर फिर से जारी है। हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। कुछ बातें हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पश्चिमी बंगाल से लगभग 32,000 लोग भारत की सीमाओं में आए हुए हैं और उनको भारत ने शरण दे रखी है। अब उनको लेकर CAA कानून लाए हैं, जिसके तहत उनको नागरिकता दी जाएगी, जिसमें 6 जातियों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन धर्म के लोगों को इसमें नागरिकता दी जा रही है। इसको लेकर पक्ष और विपक्ष की जंग चल रही है। तो आइए हम जानते हैं कि इस कानून से लागू होने के बाद क्या लगता है, कांग्रेस को नुकसान हो रहा है? नहीं, नुकसान किसकी बात का? नुकसान किसी चीज, जो नागरिक है वो बनेंगे, जो आवेदन करेगा बनेगा। इससे नुकसान फायदे की बात, ये समय की बात है केवल कि किस समय इसको लागू किया गया। इससे नुकसान तो हमने तो पहले से लागू कर रखा था। कभी ऐसा तो ही नहीं कि भारत कांग्रेस सरकार ने इसको बंद कर रखा हो, इन्होंने नया नियम लागू किया हो। तो संशोधन किया, उसमें टाइम का कर दिया, 2014 तक का हो जाएगा। उससे पहले रेगुलर हो रहा था। या कुछ जातियों को बंद किया, कुछ जातियों को छोड़ा है, कुछ जोड़ा है ये, या कुछ देशों पे लिमिटेशन की। इसके अलावा कुछ नहीं, केवल इनकी जो एक भावना रहती है कि केंद्रीकरण करके वोट लेने की, वो केवल स्थिति है। बाकी नागरिकता कानून तो वर्षों से चलता है, आगे भी चलता रहेगा। इससे कोई सरकार को, किसी इस कांग्रेस को किसी चुनावी में कोई नुकसान होने की संभावना नहीं। अभी तो हमको और ज्यादा मिलेगा इससे हमारा लाभ भी होने वाला है, क्योंकि जनता समझ रही है कि केवल ये चुनाव के समय नई नई घोषणाएं कर देते हैं, उसके बाद ये शांत होकर बैठ जाती है मोदी सरकार। इसलिए मोदी सरकार को तो अभी इनसे बचना है कि दूसरे जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनसे बचने के लिए ये इस तरह के कानून लाए जा रहे हैं। क्या लगता है राजेंद्र जी, ये जो कानून लाया गया है, क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, जो जिसको लेकर विपक्ष बवाल मचाए बैठे हुए? ऐसा है जी, विपक्ष को ये डर है कि कहीं हमारे चुनाव में या हमारे जो कैंडिडेट है उनके समस्या नहीं पैदा हो जाए इस कानून के कारण। तो इनको डर है, डर सता रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक अंतर्राष्ट्रीय पार्टी हो चुकी है। तो इसकी सीटें निश्चित आना संभव, 400 के लगभग आना संभावना पूरी है। तो इनको डर सता रहा है, इसलिए ये विरोध कर रहा है। अबेक जी क्या मानते हैं, ये जो कानून आया है केवल धर्म को लेकर ही बना हुआ है, क्या है? ये धर्म के ऊपर ही बनाया हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी धर्म को लेकर ही चलती है और अपना वोट बैंक को भेजती है। ये लोकतांत्रिक देश है, इसके अंदर सभी जातियों को एक समान होना चाहिए। ये 6 जातियों को शामिल कर लिया, मुस्लिम समाज को इससे अलग कर दिया, तो ये क्या है? ये लोकसभा के चुनाव का बेनिफिट लेने के लिए किया। इसके सही कानून तो सर एक तरफ तो देती है कि सबके समान कानून, 3 तलाक एक समान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक समान, और इधर इस कानून के अंदर भेदभाव क्यों? 6 जाति को लेकर मुस्लिम जाति को बाहर क्यों किया? इसको भी इसी के दायरे के अंदर लाना चाहिए। हम तो ये मांग करते हैं कि इस कानून अभी लागू नहीं होना चाहिए, और लागू हो तो सबके जो भी नागरिक है वहां से बाहर से आया हुआ है, जिसके सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। क्या वजह मानते हैं? मेरा यहाँ बड़ा इस चर्चा के अंदर देखते हुए कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व और स्थानीय नेतृत्व में इस कानून को लेकर के समझ और उसमें कितना बड़ा अंतर है। कांग्रेस अपने नीचे के धरातल के कार्यकर्ता तक को इसका मैसेज समझा नहीं पाई, जो वो आम जनता के बीच में उठा रही है। वो बार बार ये डर बताने में लगी हुई है कि साहब इससे नागरिकता चली जाएगी,
इससे नागरिकता चली जाएगी। जबकि मैं बार बार विपक्ष से ये सवाल कर रहा हूं कि इस कानून की किस लाइन में लिखा हुआ है कि आपकी नागरिकता चली जाएगी। ये नागरिकता देने वाला कानून है शरणार्थियों को, न कि घुसपैठियों को। ये बार बार इनका जो विषय आता है कि इसमें वो धर्म को क्यों नहीं शामिल किया गया। अरे साहब, वो इस्लामिक राष्ट्र है, इस्लामिक राष्ट्र है, तो वहां से वो धर्म के आधार पर वहां प्रताड़ित नहीं होते हैं। वो धर्म के आधार पर प्रताड़ित नहीं होते हैं। धर्म के आधार पर प्रताड़ित नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी आप धर्म के आधार पर प्रताड़ित हुआ है। हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ये वहां धर्म के आधार पर प्रताड़ित हुए, इसलिए वो शरणार्थी बने। हिंदुस्तान के अंदर आप रोहिंग्या, ये कांग्रेस भी क्यों छुपाना चाहती है? आखिर इन्होंने रोहिंग्या, इनका जो मेन दर्द है कि रोहिंग्या को यहाँ की नागरिकता कैसे मिले। क्यों रोहिंग्या को यहाँ की नागरिकता नहीं मिल सकती है? वो घुसपैठी है, वो शरणार्थी नहीं है। वो वहां पे धर्म के आधार पर वहां प्रताड़ित नहीं हुए। धर्म के आधार पर पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में हिंदू प्रताड़ित हुआ है, जैन प्रताड़ित हुआ है, बौद्ध प्रताड़ित हुआ है, सिख प्रताड़ित हुआ है, पारसी प्रताड़ित हुआ है। मैं तो आपको कह रहा हूं ना, सन 47 में उन देशों के अंदर, जब आजादी के बाद उन देशों की आबादी में इन सारे धर्मों का, ये जो 6 धर्म है, इन धर्मों का कितनी पॉपुलेशन थी और आज की वहां की पॉपुलेशन क्या है, इसका आकलन बता दे विपक्ष। पकड़ना जी, आपकी बातों से एक शब्द निकल कर आया है कि भारत के पास के जिन देशों को नागरिकता दी जा रही है, जिन लोगों को नागरिकता दी जा रही है, कहीं ना कहीं वो इस्लामिक देश है। तो भारत क्या है? कहीं ना कहीं वो इस्लामिक देश है। तो भारत क्या है? भारत धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ हमेशा समरसता, हमेशा गंगा जमुनी तहजीब से रहा गया। लेकिन कांग्रेस ने देश की आजादी के बाद सदैव धर्म के आधार पर तुष्टीकरण के आधार पर अपने आप को सत्ता में काबिज रखा। लेकिन समय धीरे धीरे बदलाव आया, सब लोगों को जानकारी है कि कांग्रेस किस तरीके से हमारे साथ कुठाराघात कर रही है, और उसकी परिणति आज ये है कि इनका आंकड़ा कि ये अपना विपक्ष का नेता भी चयन नहीं कर सकते, उतनी सीट जनता नहीं दे रही है, और वो अब उससे भी नीचे चले जाएंगे। क्या लगता है कि ये जो आने वाला कानून है, ये जो लागू हो चुका कानून, आने वाला तो क्या लागू हो चुका है, तो क्या ये ध्रुवीकरण और केंद्रीकरण का कानून है क्या? ये ध्रुवीकरण केंद्रीकरण के कानून का कोई फर्क नहीं पड़ता है। कानून बना है, लागू होगा, लेकिन जब इनके पास समय नहीं है लागू करने का, आगे जैसे मोदी जी लोग लाल किले पे बोल जाते हैं अगली बार मैं रहूंगा, यहाँ बोल जाते हैं अगली बार ये कार्यक्रम मैं करूंगा, फिर चुनाव की जरूरत ही नहीं। फिर ये क्या स्थितियां रहती? आप क्या बोलते हो 5 साल अगली बार? अरे आप उनका मैसेज ही नहीं समझ पाए हो। उन्होंने ये कहा कि मैं जिसका शिलान्यास करता हूँ उसका उद्घाटन भी मैं करता हूँ। अभी जिसकी आधारशिला रखी है उसका बताया है। कांग्रेस की तरह नहीं कि जिसकी नींव 40 साल पहले रख दी और वो कार्यक्रम अब तक पूरे नहीं हुए हो। वैसी चीज रही है कांग्रेस के शासन में कि दिखाने के दांत कुछ और खाने के दांत कुछ और। मतलब आप किसी भी योजना को मूर्त रूप धरातल पे, तो उनका जो मोटो है कि मैं जिसका शिलान्यास करता हूं उसका उद्घाटन करने की चाह भी मेरी रहती है, और एक समय और उस समयबद्ध तरीके से किसी योजना का धरातल पर उतरना देश की प्रगति और विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ने का सबसे बड़ा द्योतक होता है। इसीलिए हमारे यहाँ के हर साल हजारों नागरिक भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सीएस हम दूसरों को करेंगे, हमारी नागरिकता हर साल छूट रही, हर 1000-1500 आदमी हर साल छोड़ जाते हैं हमारी नागरिकता। इतना अच्छा देश हो गया हमारा। जैसे कि इस देश की 10 साल में मोदी जी का बात करते हो आप ये तो बताओ कि वो कोई ना कोई विकसित राष्ट्र आज यहाँ देश के अंदर जितनी इंडस्ट्री विकसित में आती नहीं है, युवा अपने भारत के अंदर अपनी प्रतिभा की मूर्त रूप में हटा दिया गया। वो मोदी जी की गवर्नमेंट 2014 के बाद हो रहा है। 2014 के बाद हर युवा को एक आस जगी है कि मेरा देश, और आज वो विकसित राष्ट्र एम्बेसडर बन रहा है कि वर्ष 2047 तक
हमारा देश विकसित देश के लिए कहीं नहीं बना। कांग्रेस जो 2014 के मुद्दे थे 2019 में भुला दिए गए, 2019 के मुद्दे थे क्यों से बुला दिए गए? हमने बुलाए हैं जो जिनका कमिटमेंट था कि 370 हम हटा करके बताएंगे, 370 हटा के बताया, 35 से हटा के बताया, ये सारी चीजें करके बताइए ना। आज कश्मीर इस देश का अभिन्न हिस्सा है, रोजगार की बात नहीं करते। 70 साल तक कांग्रेस ने लटका के रखा असंवैधानिक धारा के तहत। कैसे था? 370 में पहली लाइन आपने 370 हटका किया, हट गया 370 संविधान में हटी है। कश्मीर आज 370 हटी है, तभी तो कश्मीर आज कश्मीर के अंदर हमारे कानून लागू हुए हैं। बदले से नहीं भटके हम, बदले से नहीं। हाँ, 370 में पहली लाइन। मैं ये कह रहा हूँ, आप विषय नागरिकता कानून है। पार्टी आज इनका 14 का चुनाव है, 19 का चुनाव, आप जन के बीच में 370 राम मंदिर के आए हुए हैं अपने वोटरों को सुनिश्चित करने के लिए, अरे मुस्लिम समाज के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए। क्यों? क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, इस नारे ने हर धर्म के लोगों को मोदी से जोड़ा है। मोदी ने हर इंसान को अपने मोदी परिवार में माना है, तो इस भाजपा परिवार में माना है। इस वजह से आज कांग्रेस को अपना वो वोट बैंक टूटता हुआ नजर आ रहा है, और उस टूटते हुए वोट बैंक को रोकने के लिए इन्होंने ये सीधा से कह दिया कि अरे साहब तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी। अरे भैया, ये नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है। कांग्रेस आप आपकी डिबेट में सुन लो, आप केंद्र में जो रोज आपको बैठते हैं वो यही कहते हैं कि साहब नागरिकता छिन जाएगी, नागरिकता छिन जाएगी। नहीं, कोई नहीं करता। यही तो भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है। आप लोगों ने जमीन के लेवल दिया, सरकार का एक मैसेज सोशल मीडिया पे आपका जो मीडिया देता है कि ना ये कागज दिखाना पड़ेगा, कागज दिखाना पड़ेगा। ये हमने आप दिखाना पड़ता है। ये चीज कांग्रेस कह रही है, या तो आप पढ़ के नहीं आए या समझ के नहीं आए। कांग्रेस जो है एक नेता ये कागज दिखाना पड़ेगा, आपकी नागरिकता चली जाएगी, नागरिकता चली जाएगी। आप डिग्री हम ये कह रहे हैं कि ये नागरिकता रिपोर्ट नहीं दिखाते हो, आप प्रधानमंत्री केयर फंड का नहीं दिखाते हो, आपको रिपोर्ट आप नहीं दिखाते हो, दूसरों से मांगते हो, आप अपनी डिग्री नहीं दिखाते हो, आप एसबीआई का रिपोर्ट नहीं दिखाते हो, आप नागरिकता और लोगों को डराने के लिए आप कह रहे हो। इन्होंने नागरिकता कानून, कोई नागरिकता कानून के ऊपर कहीं नहीं लिखा हुआ है। इनको इन्होंने ना इसका बिल्कुल एक भ्रम फैलाना, उस भ्रम को बस छोड़ दो। इस कानून का पहली लाइन ही लिखी हुई है कि इस कानून से भारत के किसी नागरिक की नागरिकता खत्म नहीं होगी। हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हो। राष्ट्रीय नेतृत्व को समझाओ ना, राष्ट्रीय नेतृत्व क्यों कह रहा है? वो डिबेट में आप सुनो, वो नहीं कह रहा है। 8 बजे से जो डिबेटें चालू होती है चैनल के ऊपर, उसमें आप देखो वो हर जगह ये है कि ये तो कानून नागरिकता छीन लेगा, नागरिकता छीन लेगा। अरे भैया, ये नागरिकता देने वाला नागरिकता कोई छीनने की मैं जरूरत तो आपको बहुत बधाई देता हूँ। आपने आप नागरिकता छीनने का नहीं है ना। हमने दी नागरिकता। अरे आप केंद्रीय नागरिकता, अरे ये चीज आपको केंद्रीय नेतृत्व को समझाओ। केंद्रीय हमारे चलते हैं। मैं दोनों से निवेदन करूंगा, AA कानून को लेकर जो हमारे पक्ष और विपक्ष की जो जंग है वो आगे भी जारी रहेगी, लेकिन आज के लिए यहीं तक हम इस डिबेट को यहीं समाप्त करते हैं। मैं सुरेंद्र सागर, साथ ही मेरे साथ कांग्रेस से पधारे रफीक जी, साथ ही चंद्र प्रकाश जी, इधर विजय जी पोखरना और रजनी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आने वाले समय में इसी मुद्दे को लेकर आगे भी हम डिबेट करेंगे और चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।